हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरएमपी क्लासेस में। जैसा कि आपको पता ही है, हमने इससे पहले एक पार्ट 1 बनाया है जिसमें जीन प्याजे के बारे में बताया है। इसमें हम कोहल वर्ग और वाइगोत्स्की के बारे में बताएंगे। जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और हम एक तरफ से पूरा वीडियो लेकर चल रहे हैं, कोई भी पॉइंट हम छोड़ नहीं रहे हैं। जैसा कि हमने आपसे वायदा किया है, बहुविकल्पीय प्रश्न भी हम साथ में लेकर चलते हैं। और जिनने पुराना पार्ट नहीं देखा है पार्ट 1, तो प्लीज़ उसे जा कर के देख लें, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। उसमें भी हमने बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसकी पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें जीन प्याजे तो हमने पिछले पार्ट में कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम अब वाइगोत्स्की और कोहल वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं लॉरेंस कोहल वर्ग के बारे में। इनका सिद्धांत है, इनका सिद्धांत क्या कहता है कोहल वर्ग का। कोहल वर्ग के विभिन्न प्रयोगों के बाद यह बताया कि व्यक्ति में नैतिक, अच्छा एक चीज़ और आप जान लीजिए कि जो कोहल वर्ग का सिद्धांत है वो नैतिकता का सिद्धांत है। अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि लॉरेंस कोहल वर्ग का सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है। नैतिकता का सिद्धांत कहलाया जाता है। इसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, और वो मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा। तो आप ये समझ लीजिए, तीन अवस्थाओं से होकर गुजरता है। प्रत्येक स्तर की दो दो अवस्थाएं होती हैं। यह भी बताया गया है कि इन अवस्थाओं का क्रम निश्चित होता है, परंतु सभी व्यक्तियों में समान उम्र में ये अवस्थाएं नहीं होती हैं। किसी एक अवस्था को छोड़कर आगे नहीं बढ़ता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नैतिक निर्णय के उच्चतम स्तर पर कभी नहीं पहुंच पाते, तथा कुछ लोग नैतिक निर्णय के अपरिपक्व स्तर पर हमेशा पुरस्कार व दंड से छुटकारा पाने के लिए सीमित ही रहते हैं। तीन प्रकार आगे दिए गए हैं, इस प्रकार हैं। देखिए, सीधी सी बात है, आप समझ लीजिए इजी वे में। इसका मतलब यह है कि इसमें नैतिकता के तीन स्तर दिए गए हैं। तीनों स्तर को हम एक के बाद एक फॉलो होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि पहला स्टेप हमने फॉलो कर लिया उसके बाद डायरेक्ट थर्ड पे पहुंच जाएं, या फिर पहला ना करके डायरेक्ट सेकंड पहुंच जाएं, या हम तीसरे वाले अवस्था पे पहुंच जाएं। यानी कि हमें जो नैतिकता की तीनों अवस्थाएं हैं, हमें क्रमबद्ध तरीके से उनको पूरा करते हुए आगे बढ़ना होगा। तो इसके बाद हम आपको बताते हैं इसकी तीनों अवस्थाएं। तो इसकी पहली अवस्था ये है पूर्व रूढ़िगत अवस्था, पूर्व रूढ़िगत नैतिकता स्तर। यह अवस्था 4 वर्ष से 10 वर्ष तक की आयु तक होती है। कितने तक होती है? 4 से 10 वर्ष की आयु तक होती है। सही या गलत का निर्णय स्वयं के मानकों के आधार पर न लेकर दूसरे लोगों के मानकों के आधार पर लेते हैं। किसके आधार पर लेते हैं? दूसरे। स्वयं निर्णय बच्चा नहीं ले सकता। 4 से 10 साल की उम्र में दूसरे लोगों के मानकों के आधार पर ही लेता है। बच्चे किसी भी बात का अच्छा या बुरा उसके भौतिक परिणामों के आधार पर कहते हैं। इसमें दो अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था में बालक शक्तिशाली प्रतिष्ठित व्यक्ति या माता पिता के प्रति सम्मान दिखाता है ताकि उन्हें दंड ना मिले। देखो, दो अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था क्या कहलाती है? पहली अवस्था में वो अपने माता पिता के प्रति एकदम करबद्ध होगा और प्रतिष्ठित व्यक्ति बन के दिखाएगा, शक्तिशाली दिखाएगा ताकि उसे दंड ना मिले। दूसरी अवस्था में क्या है कि बालकों में पुरस्कार पाने की अवस्था। पहली अवस्था में क्या है कि दंड ना मिलने की अवस्था, दूसरी पुरस्कार पाने की अवस्था। दंड ना मिलने के लिए वो अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा, प्रतिष्ठित व्यक्ति बनने की कोशिश करेगा, माता पिता के प्रति सम्मान दिखाएगा। लेकिन दूसरी अवस्था में क्या होगा? पुरस्कार पाने की अभिप्रेरणा प्रबल हो जाती है उसके अंदर, और यह दिखावे की योजना होती है। हमेशा ये ध्यान रखना कि नैतिकता में पूर्व रूढ़िगत अवस्था में, अगर पूर्व रूढ़िगत नैतिकता स्तर के बारे में बात करें कि कौन सी अवस्था दिखावे की अवस्था होती है, तो कौन सी होती है? दिखावे की अवस्था पुरस्कार वाली, अभिप्रेरणा प्रबल होता है इसमें, जिसमें बालक सहभागिता आदि दिखाता है। सही अर्थ में न्याय, उदारता, सहानुभूति पर आधारित होती है। इसके बाद हम आपसे दूसरी और तीसरी अवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं।
तो दूसरे में रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, लेवल कॉन्वेक्शनल मोरलिटी। तो इसका मतलब क्या है, यह अवस्था 10 से 13 साल की होती है। कितने की होती है ये? 10 से 13 साल की अवस्था होती है। इसमें बालक उन सभी क्रियाओं को सही समझता है जिससे दूसरों को मदद मिले या जो समाज के नियमों के अनुकूल हों। ये 10 से 13 साल की उम्र में होता है। समाज के अनुकूल जो होती हैं कार्य होते हैं या मदद मिलती है, वो कौन सी अवस्था में आती है? रूढ़िगत नैतिकता का स्तर में। ठीक है। अच्छा, इसके बाद तीसरा पॉइंट है आपका उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, लेवल ऑफ कॉन्वेक्शनल मोरलिटी। इस अवस्था में बच्चों में नैतिकता का आचरण संपूर्ण से आंतरिक नियंत्रण में होता है। अच्छा, ये कितने वर्ष से ऊपर होती है? ये तो 10 से 13 वर्ष होती है। 13 वर्ष से ऊपर की जो अवस्था है वो उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर कहलाता है। ठीक है। इस अवस्था में क्या होता है? बच्चों में नैतिक आचरण संपूर्ण से आंतरिक नियंत्रण में होता है। नैतिकता का सबसे उच्च स्तर यही माना जाता है। जो नैतिकता का सबसे उच्च स्तर है, क्वेश्चन आ जाता है सीटेट में, नैतिकता का सबसे उच्च स्तर कौन सा होता है? तो नैतिकता का सबसे उच्च स्तर होता है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। ये आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाद इसमें क्या होता है, कोलबर्ग ने स्पष्ट किया है कि जैसे जैसे बच्चे व किशोर परिपक्व होते हैं, उनकी आयु बढ़ती है, वे पूर्व कथित क्रम में नैतिकता के स्तर पर बढ़ते चले जाते हैं। वे किसी भी चरण या कदम को छोड़कर आगे नहीं बढ़ते। क्या नहीं होता उनमें? ये लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। कोई भी चरण हम ये छोड़ करके आगे नहीं बढ़ेंगे, जो भी है उसको पूरा करके उसके बाद ही आगे जाएंगे। तो ये इसकी 3 अवस्थाएं हो गई। पहली हो गई पूर्व रूढ़िगत, दूसरी हो गई रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, तीसरा होगा उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर है कितने वर्ष से कितने वर्ष तक? बताइए। 4 वर्ष से 10 वर्ष तक। और रूढ़िगत है आपका 10 से 13 वर्ष तक, और 13 वर्ष से ऊपर आता है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। अब बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की के बारे में। इनका सिद्धांत है, वाइगोत्स्की ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण बतलाया है। संज्ञानात्मक विकास, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। संज्ञानात्मक विकास, लेव वाइगोत्स्की का कौन सा विकास सिद्धांत है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसमें क्या होता है? इसमें बालक जो है सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण बतलाया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें सामाजिक जो कारक हैं, इसमें अक्सर पूछ लिया जाता है वाइगोत्स्की किसके कारक में महत्वपूर्ण है? तो सामाजिक कारकों में और भाषा में। इसलिए वाइगोत्स्की को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। देखिए ये रहा यहाँ पे, वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक जिस उम्र में भी किसी संज्ञानात्मक कौशल को सीखते हैं, उन पर इस बात का प्रभाव पड़ता है कि क्या संस्कृति में उन्हें सही सूचना तथा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं या नहीं। वह यही इसी को सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमें जो संस्कृति से सूचना तथा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं वो सही हैं अथवा गलत, इतना वो जान जाता है बच्चा। इसके बाद इन्होंने वाइगोत्स्की बताते हैं कि वास्तव में संज्ञानात्मक विकास एक अंतःवैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है, जिसमें बच्चों को अपने वास्तविक विकास के स्तर, अर्थात जहाँ तक वे बिना किसी मदद के स्वयं कार्य कर लें, से अलग और उनके संभाव्य विकास के स्तर, अर्थात जिसे वे सार्थक एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहायता से प्राप्त करने में सक्षम हैं, के तरफ ले जाती है, यानी के तरफ ले जाने की कोशिश करती है। यानी कि जो बच्चा वास्तविकता में किसी कार्य में स्वयं की मदद करके जो आगे बढ़ता है, संभाव्य विकास दिखाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? जो आगे ले जाती है। वही वाइगोत्स्की ने बताया है कि यह संज्ञानात्मक का विकास है। दोनों स्तरों के बीच के अंतर को वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास का सिद्धांत कहा है। यानी कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत को हम क्या भी कहते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी कहा जाता है। ये आप ध्यान रखना, पेपर में आया था लेव वाइगोत्स्की का समीप कौन सा सिद्धांत है, दे दिए 4 दे दिए होते हैं, उनमें से पूछता है तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी लेव वाइगोत्स्की का है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र से तात्पर्य बच्चों के लिए ऐसे कार्यों के क्षेत्र से होता है जिसे वह अकेले नहीं कर सकता, लेकिन अन्य वयस्कों तथा कुशल सहयोगों की मदद से उसे करना संभव है। वाइगोत्स्की ने विचार वयस्कों, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है,
थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक है, ये लाइन थोड़ा ज़्यादा लिख गई है। वाइगोत्स्की ने के विचार वयस्कों के साथ की गई सामाजिक अंत्यक्रिया किस प्रकार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में मदद करती है। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों में चिंतन व भाषा दोनों ही स्वतंत्र रूप से पहले विकसित होते हैं, बाद में आपस में मिल जाते हैं। यानी इनके अनुसार ये कहा गया है कि जो चिंतन व भाषा, जो चिंतन है और भाषा है, दोनों स्वतंत्र रूप से पहले ही विकसित हो जाते हैं बच्चे में। विकसित होने के बाद वो आपस में मिल जाते हैं। उनका मत था कि सभी मानसिक कार्य के बाह्य या सामाजिक उद्भव होते हैं, उनके चिंतन पर ध्यान केंद्रित करने से पहले बच्चों का दूसरों के साथ बातचीत करने के लिए सीखना अनिवार्य होता है। तो ये आप समझ गए होंगे पूरी तरह मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए आगे चलते। अब आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न, जैसे कि हमने आपको बताया था कि हर बार की तरह हम आपको बहुविकल्पीय प्रश्न भी इसमें देंगे सारे के सारे, और हर एक वीडियो में हम बाद में ज़रूर बहुविकल्पीय प्रश्न देंगे। और अगर आपने स्किप किया वीडियो तो आपकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप पूरा वीडियो देखें शुरू से अंत तक, तभी आपकी समझ में आ सकता है। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ना आप सब्सक्राइब करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना लाइक करते हैं वीडियो। काफ़ी मेहनत करने के बाद आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक करिएगा। तो अब हम चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न की ओर। हर एक वीडियो में, इसके बाद हम पार्ट 3 बनाएंगे, पार्ट 4 बनाएंगे, सभी इसी प्रकार चलते रहेंगे। और भी वीडियो आएंगी हिंदी की, गणित की, और आपके इन्वायरमेंट की तो ये समझ लीजिए पर्यावरण वाली। मैं 15 यानी 3 वीडियो बनाऊंगा, उनमें 15 नंबर का एग्जैक्ट आएगा, 15 नंबर की पेडागोजी 3 वीडियो के अंदर पूरा कवर कर दूंगा, आप उसकी चिंता ना करें। और ये आप देखिए, जैसा कि आपको पता ही है 5 जुलाई को एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा। चलिए तो शुरू करते हैं अब। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, किशोर खाली जगह का अनुभव करते हैं। तो किशोर किसका अनुभव करते हैं? आत्मसिद्धि के भाव का, आत्मसिद्धि के भाव का, जीवन बारे में परितृप्ति के भाव का, जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव का, दुश्चिंता एवं स्वयं के से सरोकार, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। तो बताइए आप इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा सी ऑप्शन, सी इज़ द राइट आंसर। दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव करते हैं किशोर कैसा अनुभव करते हैं? दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नियतार्थ है, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठ रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। क्या ऐसा हो सकता है? आप लगाइए। ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की ओर दर्शाता है कि बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होगा। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं ना, बच्चे तो कहीं भी सीख सकते हैं। दूसरा, सहयोगात्मक समस्या समाधान। तीसरा है, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। तो इसमें सबसे ज़्यादा वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो नियतार्थ है आपका ऑप्शन नंबर बी में। ये इसका राइट आंसर है, सहयोगात्मक समस्या समाधान। चलते हैं आगे। इसमें थोड़ा सा गलती है, इसमें 3 नंबर 4 नंबर और फिर 3 नंबर फिर 4 नंबर 2 बार ऑप्शन रिपीट हो गए हैं। तो इससे कोई बात नहीं है, चलिए। लेकिन तीसरे क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण कौन सा है? तो बताइए आप, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? नंबर 1, चढ़ना या चढ़ाना, एक ही बात है। फुदकना, दौड़ना या लिखना। तो आप भी जानते हैं सभी चीज़, ये तो काफ़ी, चढ़ना गतिक कौशल सूक्ष्म में नहीं आता, फुदकना भी आता है लेकिन माइनर में नहीं आता, और ये दौड़ना भी सूक्ष्म गतिक कौशल में नहीं आता। तो सबसे सूक्ष्म गतिक कौशल में क्या आता है? लिखना। डी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं। 4th नंबर, लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे अनुसरण करते हैं। क्या क्या अनुसरण करते हैं? ये यहाँ देखिए आप, यहाँ सही से आ रहा है
लॉरेंस कोलबर के द्वारा प्रस्तावित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे अनुसरण करते हैं आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण का, वैयक्तिकता और विनिमय, अच्छे अंतर वैयक्तिक संबंध, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो क्या करते हैं, तो इसमें करते हैं वैयक्तिकता और विनिमय। एक तो ये है इसका सही आंसर। दूसरा क्या है इसमें, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। इसके ये दोनों राइट आंसर हैं, बी और ए। डी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। ईर्ष्या का प्रदर्शन एक बच्चा किस उम्र में कर सकता है, तो 6 माह की आयु में, 12 माह की आयु में, 18 माह की आयु में या 24 माह की आयु में। तो इसका राइट आंसर होगा 6 माह की आयु में, ये 6 माह की आयु में। तो देखिए जैसा कि हम आपको सभी को बताते चल रहे हैं, ऐसे आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं और कुछ अच्छा ही आपके लिए करके देंगे। कोशिश रहेगी कि 30 में से 30 आएँ, 29 भी ना आएँ। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी लोगों में शेयर करिए, लाइक करिए। चलते हैं, थैंक यू।